तो कम्युनिकेशन सीखने से पहले आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको इंग्लिश के टेंसेस के बारे में जानना है। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो लैंग्वेज के लिए टेंसेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, टेंस इज टू लैंग्वेज what air is to life। इस चीज को आप पूरे माइंड में कंसेप्ट में एकदम कंप्लीटली सेट कर लीजिए कि टेंसेस के बिना आप लैंग्वेज का एक सिंगल स्टेप भी स्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपको जानना होगा कि टेंस इज टू लैंग्वेज व्हाट एयर इज टू लाइफ। यानी खास करके भाषा सीखने के लिए टेंसेज का लैंग्वेज के लिए उतना ही वैल्यू होता है जितना जीवन के लिए एयर की जरूरत होती है। यानी हवा के बिना जीवन संभव नहीं है और टेंसेज के बिना हम लैंग्वेज का इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर आप बिगिनिंग से स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या आप कम्युनिकेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले टेंसेस समझना होगा कि टेंसेस होता क्या है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि अगर टेंसेस के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो लैंग्वेज का हम शुरुआत भी नहीं कर सकते। तब क्वेश्चन उठता है कि टेंसेस है क्या। एक्चुअली अगर आपको टेंस का डिफिनेशन समझना है तो श्योर एंड शॉर्ट फॉर्म इसका सबसे छोटा और सबसे बी फिटिंग सिर्फ एक डिफिनेशन है, आपको याद कर लेना है, जो है फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। एकदम श्योर एंड शॉर्ट डिफिनेशन, क्रिया के रूप को ही हम टेंसेस कहते हैं। यानी जो V1, V2, V3, V4, V5 होता है ना, वही टेंसेस है। अगर आप इसको दूसरे वर्ड में समझना चाहते हैं, अगर मैं इसको दूसरे वे में लिखूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a verb form that shows the time of an action, state और इवेंट। अगर आप इस डिफिनेशंस को भी लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा स्पोकन अच्छा हो, तो आपको ये दोनों डिफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर का डिफिनेशन है एकदम श्योर एंड शॉर्ट, एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, बस इसको समझ लीजिए कि क्रिया को रूप को हम टेंसेस कहते हैं, इसका भी मीनिंग वही होता है। लेकिन आप जानते हैं कि एक चीज को हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। तो अगर आप दोनों लर्न कर लेंगे इट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप एक लर्न करते हैं, हाउ यू गुड, जस्ट आई थिंक यू कुड स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, फिर भी आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेंसेस का हम जो है रूप कैसे समझेंगे और टेंसेस के सारे डिफिनेशंस को हम अच्छी तरह कैसे समझेंगे। और टेंसेस समझने से पहले आपको यह भी समझना होगा कि टेंसेस को जानने के लिए हमें उससे पहले क्या क्या चीज समझना चाहिए, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। क्योंकि टेंसेस को जानने से पहले अगर हमारे पास पर्सन्स का, नंबर का, केसेस का, सब्जेक्ट वर्ब का अगर इसकी जानकारी नहीं हो तो फिर हम टेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए पहले ये समझ लीजिए कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो क्या है, उसके बाद हम उसका भी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि V1, V2, V3 डॉट डॉट एटसेट्रा, यही जो है ना इसी को हम टेंसेस कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि V1 जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसको हम बेसिक फॉर्म और इन्फिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं। और जो सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट फॉर्म होता है, और जो V3 होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं,
और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये चीज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और V5 एस और एस फॉर्म होता है। फिर एक बार आप समझ लीजिए, मैं जनरली V4 नहीं लिखता, क्योंकि V4 के जगह मैं लिख देता हूं V1 प्लस ING, ऑटोमेटिक ये V4 हो जाएगा। अब V5 भी मैं नहीं लिखता हूं, इसके जगह मैं लिख देता हूं V1 प्लस एस या ES, तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, क्रिया को रूप को हम टेंसेज कहते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए कि क्रिया का रूप क्या क्या है। तो आप समझ गए। तो अब मैं थोड़ा अब ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रियली V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है और V5 क्या होता है। अब देख लीजिए, V1 को हम कहते हैं बेसिक फॉर्म, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, और इसे हम इन्फिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि सारा V1 नहीं होता। कभी कभी आपको देखने में V1 लगेगा, लेकिन वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है, यानी कभी कभी वो बैर इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू के रूप में भी होता है। इसका चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि V1 को हम कहेंगे बेसिक फॉर्म, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, और इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। V2 देखिए क्या होता है, V2 को हम कहते हैं पास्ट, या इसे प्रीटराइट के नाम से भी हम जानते हैं। क्या कहेंगे, प्रीटराइट। अगर आप कहीं प्रीटराइट लिखे हुए देखेंगे, कोई भी फॉरेन राइटर्स का बुक आप पढ़ते हैं, तो वहां आपको घबराना नहीं है। यानी पास्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, प्रीटराइट फॉर्म। ये सब आपको लर्न कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि स्पोकन में आप इतना ध्यान नहीं देंगे तो भी आप स्पोकन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो V2 समझ गए, यानी V1 को कहेंगे बेसिक फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और इन्फिनिटिव फॉर्म। V1 इस रूप में आते हैं, V2 ये पास्ट फॉर्म जिसको प्रीटराइट भी कहा जाता है। अब V3 देखिए क्या होता है, V3 को हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। V3 को क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और V4 को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को क्या कहेंगे, यस और यस फॉर्म, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। यानी V5 जो होता है उसको एस और यस फॉर्म कहने का मतलब हुआ उसे सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो मैं अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, यही अंतर होता है। नॉन में अगर आप एस और यस लगाते, पूरे जीरो लेवल से इसको समझिए आप, क्योंकि अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एडवांस ग्रामर का क्लास भी मैं दूंगा, जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये उसके लिए है जो बिगिनर्स है, जिसको मान लीजिए कि अगर बिगिनिंग शुरू करना है, जो मतलब कि क्या कहते हैं बिगिनिंग से सही कंसेप्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप ये समझ गए होंगे कि नॉन में एस और एस लगाने से पुलर हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस और एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। तो इसीलिए इसको एस और एस फॉर्म कहा जाता है। अब देखिए एनबी का मतलब होता है नोट हैव इन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि नॉन में एस या ईएस लगाने से ये पुल्लर हो जाता है, बट अगर आप वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। नॉन जो है जनरली ये सिंगुलर होता है, जनरली ये सिंगुलर होता है, और वर्ब हमेशा अपने फॉर्म में पुलर। यानी नॉन में अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो जनरली आपको सिंगुलर फॉर्म में मिलेगा, और वर्ब में अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हैं यानी V1 फॉर्म में होता है तो हमेशा पुलर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पर्सन्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए आप। पर्सन्स का डिफिनेशन क्या होता है,
ये तो मैं आपको मतलब कि और डीपली जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इतना याद रखिए, द वे ऑफ ग्रामर दैट फाइंड्स द डिफरेंस among the person speaking, the person spoken to and the person spoken of। यानी ग्रामर का ऐसा वे जो बोलने वाला जिसको कह रहा है और जिसके बारे में कह रहा है, इस तीनों के बीच जो डिफरेंस फाइंड करता है उसे हम पर्सन्स कहते हैं। ये चीज सब मैं आपको और मतलब कि क्या कहते हैं कि जब आप एडवांस ग्रामर स्टडी करेंगे तो उसमें मैं सारा कंसेप्ट दे दूंगा, लेकिन अभी आप समझिए कि एक्चुअली पर्सन्स कौन कौन सा है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। इसका 2 फॉर्म्स होता है, एक होता है सिंगुलर फॉर्म और दूसरा होता है प्लूरल फॉर्म। तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, तो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी, यू का यू, और ही सी इट इसका हो जाएगा दे। लेकिन यू का जो सिंगुलर होता है वो रियली में दो होता है। जो आप जब नॉवेल पढ़ेंगे या पोएम वगैरह पढ़ेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में यू का सिंगुलर क्या होगा, दो, THOU। लेकिन जनरली हम यू का सिंगुलर भी यू इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल भी यू इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आई का प्लूरल होगा वी, यू का यू ही होता है जनरली, और ही सी इट का दे होगा। अब आपको क्या है, अगर आपको ये सारा, अगर आप टेंसेस से अपना लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बिना टेंसेस के आप एक लाइन भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो इसका सारा मीनिंग था आपको पता होना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, ही का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, और इट का मतलब और दे का मतलब क्या होता है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कुछ भी दिक्कत फील नहीं करेंगे आप। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर हम आई का मीनिंग जाने तो आई का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम लोग, यू का मतलब होता है तुम भी होता है और आप भी होता है, तुम लोग भी होगा और आप लोग भी होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी बिगनिंग से समझिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस सब को पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी। अब रह गया ही का इस्तेमाल का मतलब होता है वह, किसके लिए, इसका इस्तेमाल हम करते हैं बॉय के लिए। और सी का मतलब होता है वह, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, गर्ल के लिए। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जिसको पता है ठीक है, लेकिन जिसको पता नहीं है, यानी मेरा कंसेप्ट ही यही है कि मैं ये बिगिनर्स के लिए इस चीज को दे रहा हूं। तो बस ये समझ लीजिए कि मैं समझ रहा हूं कि आप एकदम पूरे 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज आप देखिए इसके अंदर, और क्या बाकी रह गया इसमें, अब बाकी रह गया इट। इट का मतलब होता है यह, और दे का मतलब होता है वे लोग, और क्या बाकी रह गया, आई वी यू ही सी इट दे। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, 7। यानी इसका मीनिंग जो है आई वी यू ही सी इट दे, इतना आपको समझ लेना है। तो आप पर्सन समझ गए, कौन सा मतलब कि क्या कहते हैं कि पर्सन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है वो समझ गए। अब इसके केसेस के बारे में और आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, यानी ये समझ लीजिए कि आप 0 लेवल से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर टेंसेस को आप समझ जाते हैं तो बस आपको मेरा पहला कोटेशन याद होना चाहिए कि टेंस इज टू लैंग्वेज व्हाट एयर इज टू लाइफ।